Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. My name is Sumit Luthra and I am your chemistry mentor. So बेटा, आज हम बात करने वाले हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है बेटा। जेई के पेपर के अंदर, नीट के पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर, 11th में, क्लास के टेस्ट में, हर जगह पर जब जब थर्मोडायनेमिक्स से कोई सवाल पूछा जाएगा तब तब इस इक्वेशन का जिक्र हमेशा होता आया है आज तक, क्योंकि ये एक बैकबोन है थर्मोडायनेमिक्स की। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उस इक्वेशन को आज मैं डिराइव करने वाला हूं और उसको डिराइव करने के बाद आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या रिलेशंस हैं, उससे किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये है क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है क्या? ये बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी, बस, और कुछ नहीं है। ओके, ये क्या है? ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज in Gibbs energy, change in enthalpy and change in entropy. ओके, ये उनका चेंज है। तो इन तीनों चीजों के बीच में जो हम रिलेशन जो है वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसे हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहा जाता है। और ये जो सब कुछ होता है, ये होता कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट जरूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन जो है वो डिराइव नहीं होगी। ठीक है, बड़ा मजा आता है इस इक्वेशन को डिराइव करने में, तो थोड़ा देखते रहिए जरा। हाँ, तो सबसे पहले ये जो गिब्स एनर्जी है इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या शय है। तो बेटा, गिब्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी के अमाउंट को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है गिब्स एनर्जी। तो इसका जो है फॉर्मूला गिब्स एनर्जी का, दैट इज G इक्वल टू H माइनस TS। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है। गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस TS। H मतलब एंथैल्पी, T मतलब टेम्परेचर और S का मतलब है एंट्रोपी। राइट, तो ये है हमारी गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमें बात करनी है चेंज इन गिब्स एनर्जी की, चेंज इन एंथैल्पी की और चेंज इन एंट्रोपी की। मतलब कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है और उनमें क्या रिलेशन है। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी तो होगी, इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी तो होगी। तो इसकी एंथैल्पी को हम लिखेंगे H1 और प्रोडक्ट की एंथैल्पी को हम लिखेंगे H2। सिमिलरली इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी भी होगी बच्चे, इसकी एंट्रोपी को हम लिखेंगे S1 और इसे लिखेंगे S2। सिमिलरली इसकी गिब्स एनर्जी भी होगी, गिब्स एनर्जी। तो रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी को मैं लिखूंगा G1 और इसको मैं लिखूंगा G2। तो इनके बीच में जो चेंज है, कितना बदलाव आया, उसे हम कैसे लिखते हैं? तो अगर मैं इनके चेंज को लिखूं तो आएगा डेल्टा H। डेल्टा H माने H2 माइनस H1, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसी तरह से चेंज निकालते हैं ना हम, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डेल्टा S की, तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, मतलब
चेंज इन एंट्रोपी। और इसी प्रकार से आप निकालेंगे डेल्टा G, ये बन जाएगा मेरे पास G2 माइनस G1। ओके, तो ये मेरे पास तीन चीजें आ चुकी हैं, डेल्टा H भी आ चुका है, डेल्टा S भी आ चुका है और डेल्टा G भी आ चुका है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो एक बार दोबारा से सारी वीडियो को देखे पीछे चल के, और अगर फिर भी परेशानी दूर नहीं हो रही है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द रिप्लाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीजें जो है वो आपको समझ लग चुकी होंगी, अब इनका कोई काम नहीं है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए यहां से रिमूव कर रहा हूं। ओके, इसको मैं रख लेता हूं थोड़ी देर, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हमें इक्वेशन बनानी है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है गिब्स एनर्जी की, G इज इक्वल टू H माइनस Ts। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो कि मेरा ये रिएक्शन जो है ये हो रहा है, तो इसके अंदर रिएक्टेंट के लिए मैं इसे कैसे लिखूंगा, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो गिब्स एनर्जी है वो कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी G1 इज इक्वल टू H1 माइनस Ts1। T में मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए भी वही टेम्परेचर होगा और प्रोडक्ट के लिए भी सेम टेम्परेचर हमें लेना है, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फॉर प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं बच्चे प्रोडक्ट की, तो G2 इज इक्वल टू H2 माइनस Ts2 आ जाएगा मेरे पास। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 2 माइनस 1 करना है मेरे को, 2 में से मेरे को 1 को माइनस करना है, तो मेरे पास आ जाएगा G2 माइनस G1 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस T मैंने निकाल लिया कॉमन, ये बन जाएगा S2 माइनस S1। क्योंकि मैंने T के साथ साथ माइनस को भी कॉमन निकाला है, इसलिए S2 हो गया पॉजिटिव और S1 हो गया नेगेटिव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये मेरे पास जो है G2 माइनस G1, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा G, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा H, इसको मैं लिख सकता हूं T डेल्टा S। ओके, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन गई है बेटा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इस इक्वेशन को कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और यकीन मानिए ये इक्वेशन बड़ी फेमस है और पेपर में इसके आने के चांसेस 99% होते हैं, कोई 1% होगा जब ये जानबूझ के नहीं डाली जाएगी, अदरवाइज पेपर में ये अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो बड़ी मशहूर इक्वेशन है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई लेवल के रहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ना तो कोई पेपर आज तक ऐसा डाला है, ना मैंने कभी कोई पेपर ऐसा अटेम्प्ट किया है जिसमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के पेपर्स हो, चाहे वो 11th के पेपर्स हो, चाहे वो 12th में भी इसका कभी कभी यूज होता है। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हो जाता है, या फिर आप एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये इक्वेशन काफी जगह पर काम आपको आने वाली है, ठीक है। तो ये थी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स बड़े जबरदस्त होते हैं, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो सारी की सारी इस इक्वेशन के ऊपर निर्भर करती हैं कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, लीक एटली प्रिंसिपल कैसे लगेगा, ये तमाम चीजें, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, किस तरफ शिफ्ट नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इक्वेशन आपके बहुत सारे सवालों को जन्म देगी और उसका जवाब भी यही देगी। तो चलिए इस इक्वेशन को तो आपने समझ लिया है, अब इसके साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप घर बैठकर सॉल्व कीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि इक्वेशन कैसे आती है और उसकी डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर किसी तरह की कोई तंगी है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक